उनसे बात करते हैं। दीपन, गुड आफ्टरनून। दीपन, आप जब शो पे जुड़ रहे थे उस वक्त हम एक चर्चा कर रहे थे स्विगी वर्सेस जोमेटो। अज्यूम करिए स्विगी लिस्ट हो जाए तो क्या पिक होगी आपकी, स्विगी या जोमेटो? नहीं, आई थिंक देखिए, मेरे ख्याल से बोथ आर इक्वली गुड कंपनीज। और जोमेटो पर एज है डेफिनेटली, बिकॉज दे आर मच अहेड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में पहुंचने में। दे आर मच अहेड और मार्केट शेयर भी ज़्यादा है और अच्छा खासा लिस्टिंग ट्रैक रिकॉर्ड भी हमने देखने को मिला है। और करेक्शन के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स, स्पेशली खरीदा है। तो अगर मीन इफ आई हैव टू चूज बिटवीन द टू, आई वुड गो जोमेटो। लेकिन एक डिस्क्लोजर, वी आर इंटरेस्टेड इन जोमेटो, तो हमारा बायस हो सकता है। लेकिन अगर के शेयर नहीं है, ये आईपीओ पे अप्लाई और फिर देखते हैं किधर प्राइसेस होता है। ये जो कंपैरिजन है वो तो चलती रहेगी बिटवीन बोथ द कंपनीज, बट आई थिंक मेरे ख्याल से जोमेटो को एज है एंड विल बी मोर अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ रिस्क फ्रॉम प्रोफाइल देन परहैप्स स्विगी आल्सो। जोमेटो अब एक प्रिफर्ड ट्रेड रहेगा। ऑफ कोर्स एक बायस है दीपन का। दीपन, मैं आपको रिकनेक्ट करा रही हूँ क्योंकि आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन क्लियरली जैसे हम वो नंबर्स में भी पेश कर रहे थे, Q1 में वो जो जोमेटो वर्सेस स्विगी का गैप है वो वाइडन हुआ। ये FY24 में फाइनेंशियल ईयर के अंत में सिर्फ 7% का डिफरेंस था रेवेन्यू में, और जोमेटो 30% आगे निकल गया स्विगी से रेवेन्यू के मामले में। Q1 के नंबर्स कहते हैं। दीपन को वापस जोड़ेंगे, लेकिन जोमेटो पर अगर एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव लेना हो, मानस अगर वेरी क्विकली इस पर एक राय दे सके। तो देखिए, ये सही है कि पिछले 3-4 दिनों में जोमेटो करेक्ट हुआ है। आज स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को टच करके वहां पे एक छोटा सा पुल बैक दिखाया, लेकिन फिर भी ये 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है। अभी खरीदारी नहीं करेंगे, या तो खरीदारी करेंगे 289 के ऊपर, और या तो गिरावट पे 265 के आसपास अगर स्टॉक सपोर्ट ले तो वहां पर खरीदारी करनी है। करंट लेवल्स पे फिलहाल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है जोमेटो पे। इस बीच अभी वो हम जब तक ट्रेवल और टूरिज्म की बात कर रहे थे, निफ्टी नीचे आया, खिसका, बट फिर रीगेन करता हुआ स्ट्रेंथ, मतलब 26,200 को। लुक एट रिलायंस, मतलब इस कार्यक्रम में 50 रुपये भाग गया। और मतलब इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ब्रेकडाउन था 19 जुलाई को बिलो 20 डे, वो आज इसने रीगेन कर लिया। एग्जैक्टली तारीख थी 19 जुलाई की। तो रिलायंस अच्छा करता हुआ इस वक्त, और ज़ायरस ट्रेड में गया था, उसको रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन एक बार टाटा मोटर्स भी लेके आइएगा। कुछ देर के लिए टाटा मोटर्स स्क्रीन पे रखिएगा। इट्स 994 और पुल बैक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मैं जो OI की शीट दिख रहा था ना, उसमें अच्छा इसने एक मूव लिया है। एक बार लेके आइए इन्फो एज। मानस, इन्फो एज पे अपनी राय दीजिएगा। इट्स 8219, फाइनली एक ऑल टाइम हाई पे क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। हालांकि मैं अभी आपका ट्रेड लेता, बट क्या ये कंसिडर करना चाहिए मंडे मॉर्निंग के लिए टू कैरी ऑन द लॉन्ग साइड? तो बिल्कुल, देखिए, मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखा था और टॉप पिक मेरा BTST के लिए नौकरी था। तो बट ठीक है, अभी कवर कर लिए, नेक्स्ट दूसरा स्टॉक देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। 8049 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, और या तो केवल कल के लिए भी ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, और अब जो टारगेट होंगे वो करीब करीब 8450 के आसपास के होंगे नौकरी के लिए। खासी तेजी बनती हुई 2.5% तक के अगेंस्ट। चलिए दीपन को वापस जोड़ते हैं। दीपन पहले बता रहे थे कि जोमेटो एक प्रेफर्ड ट्रेड रहेगा, लेकिन दीपन, कंसिडरिंग अक्टूबर सीरीज हमने वैसे भी एक हाई पर शुरुआत की है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, कंजम्पशन वाली स्टोरी कितनी अग्रेसिवली आप चेज करना चाहेंगे? हम क्रॉम्पटन की तरफ से वो डेटा पॉइंट सुन रहे थे कि कैसे उन्होंने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया विद द डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट लॉन्चेस। वैसे भी ये सेल्स और ऑफ कोर्स फेस्टिव स्पेंडिंग वाला सीजन रहता है। किस तरह की अपॉर्चुनिटीज उभर कर आएंगी जो अर्निंग्स में भी आगे कन्वर्ट हो सकती हैं Q3 में? अच्छा, आई थिंक FMCG एक अंडरडॉग है, और जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रहे हैं उनको एक अच्छा अल्फा मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। बेस इफेक्ट का भी फायदा होगा। वैल्यूएशन हिस्टोरिकल बेसिस पे थोड़े रीजनेबल लेवल्स पर है, और आई थिंक FMCG इज नॉट पार्टिसिपेटेड इन अ बिग वे इन दिस रैली ऑल्सो। तो जो भी FMCG कंपनीज है, आई थिंक ऑन अ ट्रेडिंग बेसिस में, खाली केवल ट्रेडिंग बेसिस फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स मे बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेकिन लॉन्ग टर्म यानी 3 से 5 साल में वी लाइक टू बी अंडरवेट FMCG। लेकिन आपने कंजम्पशन के बारे में क्वेश्चन पूछा, मेरे ख्याल से ये एक थोड़ा निग्लेक्टेड सेगमेंट है, जहां पर यू कैन हैव अ फ्यू सरप्राइजेस
और जैसे हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल के दाम भी थोड़े कंट्रोल में आए, ऑफ कोर्स पाम ऑयल प्राइसेस हैव गॉन अप, बट अन्य जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो भी कंट्रोल में आए, तो मार्जिन एक्सपेंशन भी हो सकता है। और जितना भी आई थिंक वॉल्यूम और मार्जिन का फायदा होगा, कंपनीज विल स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग टू ग्रो द वॉल्यूम्स इवन हायर। तो मेरे ख्याल से वी आर लुकिंग एट डेफिनेटली लुकिंग एट फ्यू एफएमसीजी स्टॉक्स which could be quite interesting. But what in FMCG, Deepan, would you share light on that? कि किस पर नजर है, कहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे पूरे थीम में? I think जो large MNC FMCG companies भी है, they also should do very well. HUL, Nestle है, Procter & Gamble, they should do very well. But जो Indian FMCG companies है, I think they also Jyoti Laboratories comes to mind. एंड इमामी, आई थिंक ये दो कंपनियां है, रीजनेबल वैल्यूएशंस है और काफी एग्रेसिव मैनेजमेंट्स है, और मेरे ख्याल से आई थिंक दिस कंपनीज कैन डू प्रीटी वेल ऑन शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेसिस। ओके, अच्छा दीपन जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये चाइना के एक्शन के बाद जो मेटल्स में मूव आया है उसमें आपका कितना इंटरेस्ट है? आई मीन चाहे फेरस नॉन फेरस ग्रुप हो, या एटलीस्ट अगर आप गोल्ड को देखें 75,000 की ट्रेजेक्टरी, दैट्स आल्सो गिविंग अ पुश टू आई मीन ऑल गोल्ड फाइनेंस कंपनीज। ये मेटल्स के मूव को आपने कैसे रीड किया? कहीं पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एंट्री पॉइंट जहां पे अच्छे मिले हों आपको? मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक दैट कमोडिटी प्राइसेस लॉन्ग टर्म कमोडिटी प्राइसेस इतनी स्ट्रॉन्ग लेवल पर है, क्योंकि जो चाइना में जो डिमांड है, दैट इज अ स्ट्रक्चरल स्लो डाउन इज गोइंग टू टेक प्लेस एज फार एज कमोडिटीज आर कंसर्न। इसकी वजह से वी ऑलवेज लाइक टू रिमेन अंडरवेट कमोडिटीज। लेकिन हाँ, ये सब चाइनीज स्टिमुलस की वजह से कमोडिटी मार्केट्स में सेंटिमेंट इंप्रूव हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी स्टॉक में हम प्राइस एक्शन देख सकेंगे। बट आई एम नॉट दैट ऑप्टिमिस्टिक ऑन द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, इवन मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट ऑफ कमोडिटी स्टॉक्स, तो मैं इनको जरा अवॉइड करना चाहूंगा। गोल्ड फाइनेंस कंपनीज एक इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है, और मेरे ख्याल से वहाँ पर अच्छी खासी रिटर्न शायद मिल सकती है, क्योंकि वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। और जो उनकी जो मेन इशू रहती है, यानी कि जो एनपीए का रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, दैट टेंड्स टू गेट मच लेसर और थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज गोल्ड प्राइसेस ऑफ गॉन अप। तो उनकी जो सिक्योरिटी है उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। टॉप अप लोन्स भी दे सकते हैं, और टॉप अप लोन्स का फायदा ये है कि जो कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग दैट लोन इज सिग्निफिकेंटली लोअर, क्योंकि सेम कस्टमर को आप लोन दे रहे हैं। तो आई थिंक दैट गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के अच्छा समय आ रहा है, और जैसे मैंने कहा वैल्यूएशन कंफर्ट है वहां पर, तो आप इसको जरूर से पॉजिटिव लाइट में देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये इस समय एक व्यू। दीपन, रिलायंस पर क्या व्यू बन रहा है अब इस समय? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है रिलायंस में, क्योंकि वी आर जस्ट स्टक एट वेदर जो वैल्यू है वो कैसे अनलॉक होने वाली है, और इस प्रश्न का जवाब अभी तक मिला नहीं है कि क्या जो जियो है और रिटेल है उनका आईपीओ आएगा, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज को स्प्लिट करेंगे। और ये दो जो फैसले हैं, ये दो स्ट्रैटेजीज है, इसमें करीबन 10% या 15% का फर्क आ सकता है इन द रिलायंस शेयर प्राइस। यानी कि अगर कंपनी स्प्लिट करते हैं तो आई कैन सी 15% अप मूव, और अगर कंपनी स्प्लिट नहीं करते हैं और रिलायंस केवल एक होल्डिंग कंपनी हो जाती है, तो ओवर टाइम ऑल्सो इट कैन लूज वैल्यू अबाउट 10-15% और सो। तो ये जो डिसीजन है मैनेजमेंट का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट विल डिटरमिन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेबल आर्ग्यूमेंट फॉर रिलायंस इंडस्ट्री। लेकिन आई थिंक वी आर सीइंग गुड इंस्टीट्यूशनल फ्लोज, और शायद आज एफआई के फ्लो भी पॉजिटिव आ सकते हैं, क्योंकि जब रिलायंस बढ़ता है, आप नोटिस की फॉरेनर्स ही ज्यादातर बाइंग करते हैं, तो दैट कुड बी द रीजन। अदर देन दैट ऐसा कोई फंडामेंटल इंप्रूवमेंट या ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है जिसकी वजह से रिलायंस शुड रैली द वे इट हैज जस्ट नाउ। ओके, तो इंतज़ार रहेगा कि कब वो वैल्यू अनलॉकिंग वाला ताला खुलता हुआ दिखाई देगा। दीपन, कैपिटल गुड्स, हम कुछ देर पहले सीमेंस की बात कर रहे थे, वहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, और लार्जली जो इन सभी ग्लोबल इंजीनियरिंग कंपनियों की कमेंट्री आई है, उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे करके सिचुएशन टर्न अराउंड होती हुई दिखाई देगी। लेकिन भारतीय साइड पर द लाइक्स ऑफ L&T, इनमें किस तरह का आउटलुक बनता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि हाइड्रोकार्बन एक स्पेस है जहां पर स्कोप देखने को मिला है, बट वन हैज टू सी विद द काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी जो क्रूड दिखा रहा है, क्या प्लेयर नजर आएगा इसमें? अच्छा, लार्जली जो कैपिटल गुड्स कंपनीज है वो वेल डिस्कवर्ड है, उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन हम मेजर कर सकते हैं, अर्निंग विजिबिलिटी भी
जो है वो दैट हैज गॉट डिस्काउंटेड और प्राइस्ड इन। अगर कुछ फ्रेश ऑर्डर्स आते हैं देन डेफिनेटली वन कैन सर्टेनली रिव्यू इट, बट ऑन द होल आई थिंक मोर और लेस दे आर प्रीटी मच वेल प्राइस्ड। दीपन जी, अच्छी शॉर्ट कवरिंग सितंबर सेकेंड हाफ में कैपिटल गुड्स में हुई, कमेंस, एबीबी, सीमेंस, एलएनटी। अच्छी शॉर्ट कवरिंग रियल एस्टेट एंसिलरी में हुई, एस्ट्रल, पॉलीकैब, पिडिलाइट, आई मीन क्रूड का इम्पैक्ट भी था यहाँ पर। आप लोगों ने कुछ शॉपिंग करी सितंबर सेकेंड हाफ में इस स्पेस में? No, as I said, we are remaining pretty much in cash और करेक्शन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कभी आता है नहीं आता है। लेकिन ऑन द होल आई थिंक जो मिड कैप कंपनीज है वहाँ पर वैल्यूएशन बहुत ही स्ट्रेच्ड है और इनमें आई डोंट थिंक द रिस्क रिटर्न विल फेवर यू। तो कैश में आई थिंक सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है। हाँ, अगर इन्वेस्टर अंडरवेट है इन बैंक्स एनबीएफसीज then definitely ये opportunity है to increase your allocation to banks and NBFCs, क्योंकि जो लैगार्ड सेक्टर है वो कभी भी लीडरशिप में आ सकता है और यही एक सेक्टर है जहाँ पर अभी भी वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है और अभी भी शायद लग सकता है कि देयर इज स्कोप फॉर अर्निंग्स इंप्रूवमेंट एंड द पी मल्टीपल्स टू गेट री-रेटेड अपवर्ड्स। और अगर आप देखेंगे तो सभी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, एनबीएफसी, लार्ज एनबीएफसीज है जो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रही थी, last few weeks I think they're at least becoming market performers, so very positive on the banks NBFCs। लेकिन हमारे portfolios में and many portfolios of customers we are anyway new overweight banks और खरीद नहीं सकते। लेकिन अगर निवेशक underweight है in banks NBFCs तो ये एक अच्छा मौका है और खरीदेंगे तो शायद आपके overall portfolio returns में आप और performance देखेंगे। दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने अपनी रणनीति बताई जिसमें आप लोग अच्छे कैश बैठे हैं। अभी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो डेफिनेटली आप शेयर करेंगे हमारे साथ जब वक्त आएगा। तो मीनवेल बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। 183 ये निफ्टी का स्तर है। निफ्टी बैंक 43,857 और निफ्टी आईटी जो सुबह करीब 1200 साढ़े 1200 पॉइंट ऊपर था वो फाइनली मात्र 125 के ऊपर, यानी आज प्रॉफिट्स थोड़े से कैश में कन्वर्ट हुए। अनुज, ये कूलिंग ऑफ रिक्वायर्ड भी थी, थोड़ा ओवर हीटेड था मार्केट द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सीरीज, बट अप्रोच क्या रहेगी? मतलब अब मंडे के लिए क्या व्यू कैरी करें निफ्टी और निफ्टी बैंक पर? वीरू लॉन्ग कैरी करना है और मैं तो ये भी कहूँगा कि लॉन्ग कैरी करिए और कोई हेजिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्राइडे था, थोड़ा लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग डिसाइड की और मार्केट गिरा सिर्फ HDFC बैंक की वजह से, जो एक बहुत क्रूशल लेवल पर आया 52